आपके साथ होगा। तो विद द काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, हम इस सेशन को सर स्टार्ट करना चाहते हैं। Well, good afternoon to all the students. हिंदी चाहिए इंग्लिश? हिंदी? हिंदी or English? Tell me. Both is good. Okay. See, this is the 6th version of direct face-to-face interaction with the primary stakeholder of the university. Whatever we have around us, that all is meant for the students. जो कुछ भी है ये students के लिए है. Whether it is your institution, your teachers, your staff, your infrastructure, your university, or the regulatory framework. Everything is for the students. The purpose of every individual is to nurture the younger generation so that they can come out with the best of the competencies. आपकी क्षमताएं उत्कृष्ट हों, आपके समग्र विकास के लिए हम लोग पूरी जो भी व्यवस्था में है, जिस भी भूमिका में जुड़े हुए हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये जो छठा अपना इवेंट में कर रहा हूँ, मैंने और भी 5 इवेंट इसके पहले किए हैं एंड देयर इज नो स्ट्रक्चर। पहली चीज आप धारणा निकाल दीजिए कि कोई सवाल प्री मेडिटेटेड है, ना तो कोई सवाल पहले से निर्धारित, उसका उत्तर भी पहले से निर्धारित है। जो कुछ होगा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस होगा, विल कंटिन्यू फॉर अबाउट एन आवर एंड इट विल बी गुड इफ यू proactively and actively participate in it. Please do not hesitate in putting forward your views. I am open for all kind of criticism, because unless until a system is not criticized, a process is not critically evaluated, there is no hope of improvement. If we really want to have a well-performing and well-meaning systems or any process, we have to criticize it. So I am open for criticism. Don't hesitate in putting forward your views. And at the same time, whatever institution has planned, I do have a high degree of respect for it. I'll permit them to go ahead with the questions which they have planned. थैंक यू सो मच सर। स्टार्टिंग सेशन में ही सर ने आपको पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड क्वेश्चन दे दिया है, तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो सर हमारी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनके माइंडसेट का सेल्फ मोटिवेटेड होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या ये बात सच है कि जितना बड़ा हम सोचते हैं उतना ही बड़ा हम अपनी लाइफ में कर पाते हैं? देखिए, आप आज जिस एजुकेशन प्रोसेस में हैं, आपने निश्चित रूप से ये तय किया होगा। अचानक की कोई भी घटना नहीं होती, हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ एफर्ट होता है। यदि आप आज इस इंस्टीट्यूशन में हैं, आपका कोई साथी किसी और इंस्टीट्यूशन में है, सबके अपने अपने प्रयास हैं, सबका अपना अपना एफर्ट्स का लेवल है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, यू आर गेटिंग द आउटपुट। जहां तक रही मोटिवेशन की बात, एवरीबडी हैज ए हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई ऐसा कोई टेंजिबल एलिमेंट नहीं है, कोई टेंजिबल एट्रीब्यूट नहीं है, हर एक के अंदर मोटिवेशन है। See, I had motivation to reach here at 3 o'clock. I reached here at 3 o'clock. I had fixed it as a goal कि मुझे 3 बजे पहुंचना है. I do not want any kind of hassles to disturb my goal which I have set before me. So that could be a reason for remaining motivated. आपके पास आज मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बैठे होंगे, कुछ लोग मन से बैठे होंगे, कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए बैठे होंगे, देखें इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कुछ लोग ये देखने के लिए बैठे होंगे, देखें वाइस चांसलर कैसे सवालों का जवाब देते हैं, कैसे हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके क्या जवाब मिलते हैं। यदि आप पूछते हैं तो मोटिवेशन का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, मोटिवेशन का कोई तरीका नहीं है। आपको मोटिवेशन आपके अंदर से आपके चैलेंजेस देंगे जो आप गोल सेट करते हैं। आपकी अभी तक की परवरिश में आपके परिवार ने, आपके समाज ने, आपकी पूरी जो भी ह्यूमैनिटी है आपके चारों तरफ, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज यदि आप इस स्थिति तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। एवरीबॉडी हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर योर डेवलपमेंट अप टू दिस स्टेज, एंड इफ टुमारो इफ द सराउंडिंग्स डू नॉट परमिट यू टू ग्रो फर्दर, रेस्ट एश्योर्ड यू कैन नॉट ग्रो फर्दर। आपको सारी चीजें जब आपके सकारात्मक रूप से आपके विकास के लिए काम करती हैं, सोचती हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इस बढ़ने की प्रक्रिया में जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपने क्या तय किया,
What is your goal? What is the challenge before you? आप सुबह उठते हैं, कोई 10 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या कह देते हैं हम उसको, लेकिन वो एक आदमी का मोटिवेशन है। जो 4 बजे उठता है उसके पास एक चैलेंज है, उसने एक प्लान कर रखा है कि मुझे आज की डेट में ये करना है, सुबह 4 से 5 के बीच में ये करना, 5 से 6 के बीच में ये करना। तो जिस उम्र पर आप हैं, आपके अपनी एस्पिरेशंस हैं, आपकी परिवार की एस्पिरेशंस हैं, आपके समाज की एस्पिरेशंस हैं, आपके टीचर्स की एस्पिरेशन है, आपके इंस्टीट्यूशन की एस्पिरेशन है, स्टेट की एस्पिरेशन है, आपसे कुछ उम्मीदें हैं। तो जो आपकी अपने से उम्मीदें हैं, आपकी परिवार से आपकी उम्मीदें हैं, संभवतः वो आपको मोटिवेट रखती हैं। आपको एक मोटिवेशन का जो रीजन है, वो यदि आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे किसी की माता पिता चाहते होंगे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन करके इस मुकाम तक पहुंचे। कोई सोचता होगा कि मेरे पास इतने मकान हो, कोई सोचता होगा मेरे पास इतनी गाड़ियां हो, कोई सोचता होगा मुझे देश से बाहर जाना है, मुझे किसी कंपनी को चलाना है, कोई सोचता होगा मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, कोई सोचता होगा मुझे शॉप फ्लोर पे इंजीनियर बन के काम करना है, कोई सोचता होगा कि मार्केटिंग के जॉब में मुझे जाना है। तो ये आपका अपना मोटिवेशन है। इसके लिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। आप सबके पास अपने अपने दिल में इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ही आपको चैलेंज करती हैं, और उन्हीं चैलेंजेस को पूरा करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। आपके पास जब जिस दिन आप खुश होते हैं उस दिन आप सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, तो आप कहते हैं नहीं आज बहुत मोटिवेटेड रहे, पूरे दिन मोटिवेटेड रहे। और जो आदमी दिन को अपना बड़ा भारी मानता है, बड़ी मुश्किल से काम करता है चीजों को, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत हमेशा वो हताश परेशान दिखेगा। लेकिन ये हताशा और परेशानी के पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो उसके अंदर दिल दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उसको लगता मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये मेरा छूट जाएगा, या इससे मुझे पीछे रह जाऊंगा, इसके आगे निकलना है। आप अपने ऊपर काम करिए ना, आप दूसरे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आप दूसरे से कंपेयर मत करिए। हर कोई यूनिक है, एवरीबडी इज यूनिक। ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई कंपेरिजन हो। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, 150-200 बच्चे जो भी बैठे हुए हैं, जो टीचर्स बैठे हैं और भी जो स्टाफ के लोग हैं, हर कोई यूनिक है। हर एक के अंदर अपनी एक स्पेशलिटी है। कोई धीरे बोलता है तो उसको उसकी कमजोरी मत समझिए, कोई जोर से बोलता है तो ये उसकी ताकत नहीं है। आपकी जो समग्रता से जो आपका विकास है वो करना यदि आपका लक्ष्य है तो आप सदैव मोटिवेटेड रहेंगे। देयर इज नो प्रोसीजर फॉर रिमेनिंग मोटिवेटेड। सो दिस इज ये हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इस प्रकार की बातें करके दे आर सेलिंग देमसेल्व्स। वो भी तो उनका मोटिवेशन है ना। आप उनके सेशंस अटेंड करते हैं, पैसे दे करके अटेंड करते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अब अटेंड करते हैं तो उसका इनडायरेक्टली इंटरनेट की कॉस्ट के थ्रू पे कर रहे होते हैं। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप देखिए उसमें वो दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, जबकि सारी चीजें तो आपके अंदर हैं। आप दूसरे का सपोर्ट क्यों चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए समाधान दूसरे के पास है? हर समस्या का, हर चीज का समाधान आपके पास है, और सिर्फ आपके पास है, ना आपके माँ बाप के पास है, ना आपके टीचर्स के पास है, ना किसी और के पास। सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का वो आपके ही पास है। यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, नो वन एल्स कैन। वी कैन ओनली enable you, we can help you, we can tell you that this could be a probable route for arriving up to the solution, but rest assured, if you fail at any point of time, it is failure happening because of you individually. Do not blame anybody for any kind of failure. Do not presume that somebody will come and from heaven and he will tell you that to remain motivated do this, ये मंत्र पढ़ लो तो इससे मोटिवेशन हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर ये कर लो तो इससे मोटिवेशन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप जिस उम्र में हैं, आपने देखा कि हमारा 2020 में कोविड आया, सब चीजें बंद हो गई। जिन लोगों को बचना था वो बच गए, जिन लोगों को जाना था वो चले गए, कोई नहीं रोक पाया। जिस माइथोलॉजी की हम बात करते हैं, जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं, आप यदि इसका गंभीरता से आकलन करें तो किसी ने किसी को नहीं बचाया। यदि कोई बचा तो अपने आप बचा, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल थी। पूरे वातावरण में एक जहर था, उस जहर से बचने की जिसके अंदर क्षमता थी वो बच गया, जिसके अंदर क्षमता नहीं थी वो चला गया। तो ये जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमारी पूरी, हमारे पास एक ऑपरेटिंग पीरियड है, जिस पीरियड में हम काम करते हैं, उस पीरियड में यदि आपके पास सुबह से शाम तक का अगर एजेंडा है, आपको काम करने के लिए कुछ ना कुछ आपने गोल तय कर रखा है। काम करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप पढ़ाई करें। अगर आपको दोस्तों के साथ चाय पीने जाना है तो वो भी काम है, क्योंकि आपने तय कर रखा मुझे 5 से 5:30 के बीच में इन लोगों के साथ में बैठना है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजेंडा। आज मेरे को एक सज्जन मिले, ही इज 95 years of age and he starts his day at 10 o'clock in the morning and he closes it at 6 o'clock.
वो अभी भी किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ 3 घंटे वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद में आकर के किसी दूसरे ऑफिस में बैठते हैं और 1 बजे से 6 बजे तक दूसरे किसी ऑफिस में बैठे। ही इज 95 ईयर्स ऑफ एज। वो यहाँ डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे पहले, डॉक्टर सक्सेना। सो सी देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स अराउंड, जिसने अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक का एजेंडा फिक्स कर रखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा मोटिवेटेड है। मोटिवेशन का कोई आपके पास प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, आपके अंदर है। इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपनी चीजों से जूझिए, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करिए, और जो भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप तय कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, उसको तय करिए। सदैव मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उस गोल तक कभी आप पहुंचने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे, और जब उस गोल पे पहुंच जाएंगे तो किसी दूसरे गोल को तय कर लेंगे। वो जैसे जैसे स्टेप आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपको और चीजें ऊपर बढ़ने के बाद दिखेंगी, उसी हिसाब से आप अपना अपना नेक्स्ट मुकाम तय करेंगे। तो ये जो मोटिवेशन की बात है, this is my personal advice. Maybe there are a lot of contrary views. Whatever I am saying, that's my view. Despite there could be a lot of disagreement on it, but I presume that to remain motivated, you have to challenge yourself, fix up the agenda for yourself, keep on shifting from one goal post to the another goal post as per your plan. You will remain motivated. थैंक यू सो मच सर। इतना एनलाइटमेंट हमें पहले ही हमारे डिस्कशन के पॉइंट पर मिला। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हिंदुस्तान की वो पहचान है जिसका मैसेज हम उस वक्त से दे रहे हैं जब से पहले इंसान ने इस सरजमी पर कदम रखा, और G20 में भी इंडिया ने यही अपनी अप्रोच पूरे वर्ल्ड को बताने की कोशिश की है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो कहीं ना कहीं हम लिंगुअल डिफरेंस को फेस करते हैं, और वो एक ऑब्स्टिकल है। सर, आपके जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी इंडिया के अलग अलग स्टूडेंट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उनका मदर टंग अलग होता है, और जो क्यूरिकुलम है यूनिवर्सिटी का, वो प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज अलग है, और वो उनके सामने एक बैरियर होता है जो स्टूडेंट अक्सर हमसे कंप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन सर ये है कि किस तरह से इस लिंगुअल डिफरेंस को ओवरकम किया जा सकता है प्रोफेशनल एजुकेशन को ऑब्टेन करने के लिए? देखिए, आज की जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसको अगर आप गंभीरता से देखें तो चूंकि ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ के बाद बहुत सारे लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, तो ये टर्मिनल पॉइंट है। लाइकलीहुड है कि ये टर्म यहीं पे खत्म हो जाए बहुत सारे लोगों की पढ़ाई की यात्रा। अब इस जो जब आप टर्मिनल पॉइंट पे रहते हैं तो वहां पे आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो एंड पॉइंट है वहां पर आप देखते हैं कि इसकी क्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी है या नहीं है, इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आए। ये पूरे एट्रीब्यूट्स जो आपके अंदर इस 4 साल के बाद जिन लोगों के लिए ये टर्मिनल एजुकेशन होगी, मींस फॉर whom it will be the last education, last degree, for them whatever you will be after 4 years or after 3 years or after 2 years, means after getting this BTech degree, this all will be consequence of what has been done with you right from KG to this stage. एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं। आप इसके पहले जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं वो 12वीं के बाद आए होंगे, जो सेकेंड ईयर में हैं वो 1 साल यहाँ भी पढ़ चुके। सब लोग, हमारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्लास 12 है। अब क्लास 12 की तक की एजुकेशन देना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ इस इशू से। तो ये जो पूरी 12 साल की या 13 साल या 14 साल आज के एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें लोअर केजी, अपर केजी और दुनिया भर के केजी लेवल पे भी स्टेटा बने हुए हैं, तो 13-14 साल की जो एजुकेशन है उसमें यदि कुछ वीकनेसेस रही हैं, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा जिसमें कि इंग्लिश ना पढ़ाई जाती हो किसी भी स्टेट। बाय एंड लार्ज हर स्टेट के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपके पास रहती है, और जिस तरह का जिस सेगमेंट हम लोग कैटर करते हैं, उस सेगमेंट में तो निश्चित रूप से उसके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहता है। अब ये जो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास है, यदि आपने किसी स्टेज पे कुछ कमी रही है तो उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। अब इसका एक वाया मीडिया ढूंढना कि नहीं, हमारे को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे हिसाब से परोस दिया जाए, उसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो पहले तो हमें इस भ्रम से निकलना होगा कि अगर हमें हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो हम एक्सेल करेंगे। इस भ्रम से निकलिए, क्योंकि यदि आपका लैंग्वेज किसी प्रकार का सपोर्ट में होता तो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हुए आज एक्सेलेंस की तरफ बढ़ चुके होते। ऐसा नहीं हुआ। आपको लैंग्वेज का एक पर्पस है कम्युनिकेट करना। आप हिंदी में समझते, इंग्लिश में समझते, लेकिन आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी कुछ मर्यादाएं हैं।
उस मर्यादा के अंतर्गत एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपको कहा गया कि इंग्लिश है। अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यदि इंग्लिश है, तो जिनके बैकग्राउंड उस इतने स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, उनको खुद एफर्ट करके, अपनी तरफ से प्रयास करके अपनी जो गैप्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग द सिस्टम टू कस्टमाइज द थिंग्स एज पर यू, क्योंकि हमारा कस्टमाइजेशन करने का मतलब ये है, वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग योर ऑपरेशनल डोमेन। हम आपका जो ऑपरेट करने का रिजीम है, जो डोमेन है, उसको छोटा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या कोई कंप्यूटर साइंस का प्रोफेशनल, चाहे वो मैनेजमेंट का प्रोफेशनल, वो हिंदुस्तान के परिवेश में काम करने के लिए डिग्री नहीं लेता। See, the qualification is a global qualification. The BTech degree, MBA degree, MCA degree, or any degree for that matter, whichever is being awarded by the statutory body like university, that has a global acceptance. So you cannot presume that your working zone would be only in the Hindi speaking belt, या बंगाली की जो बंगला जगह होगी वहीं पे आप काम करेंगे। आपके पास पूरा विश्व है, आप पूरी दुनिया में घूम घूम करके काम करेंगे। तो आप एजुकेशन सिस्टम की जो वर्सेटैलिटी है उसको समझिए, और पहले इस प्रश्न को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी चीज आपको कस्टमाइज करके आपके हिसाब से प्रेजेंट की जाएगी। आपने यदि ये तय कर लिया, यदि आपने निश्चित कर लिया आप इसकी कोई शिकायत नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने गैप्स भी पूरे करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालेंगे। जो आपने लिंग्विस्टिक्स के जो लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो डेटरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स क्लासरूम में फेस करते हैं, उन सब को पूरा करने की जिम्मेदारी छात्रों की है। शिक्षक आपको सिर्फ 2 भाषा में पढ़ा सकता है, बता सकता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको हिंदी में बता दिया गया तो आप उसमें 100% परफॉर्म कर लेंगे। बहुत सारे कोर्सेज आपने अपनी मातृभाषा में पढ़े, क्या उसमें आपकी 100% परफॉर्मेंस आई? परफॉर्मेंस नहीं आई। वो आप खुद उसको इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए। सो प्लीज फिक्स अप, टेक इट एज ए से कंस्ट्रेंट एंड रीवर्क ऑन इट, overcome your language say gaps, try to improve your language proficiency in your interest. अपने लिए काम करिए, हमारे लिए मत करिए, नंबर के लिए भी मत करिए, अपने सर्वाइवल के लिए करिए, because the degree or the qualification which you will be earning, that will be giving you bread and butter for the next 35-40 years. So keep it in mind that whatever you will be investing today, that is the investment for 4-5 decades down the line. कम से कम 4-5 दशक आप उसी क्वालिफिकेशन और उसी इन्वेस्टमेंट की खाएंगे। तो आप जो आज इन्वेस्ट करेंगे, आज आपके पास ऊर्जा है, आज आपके पास संभावनाएं हैं, आज आपके पास पूरा सिस्टम आपके साथ में खड़ा हुआ है, सारे एनेबलर्स हैं। यदि आप आज की तारीख में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए सुखद होगा। और जो लैंग्वेज के इसमें बहुत सारे मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से, चूंकि एक इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन एक ग्लोबली एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन होती है, आपका जो वर्किंग डोमेन है अक्रॉस द बाउंड्रीज होता है, तो किसी देश की सीमा में इसको नहीं बांध सकते। इसलिए आपको लैंग्वेज पर प्रोफिशिएंसी स्वयं डेवलप करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से अपने इंटरेस्ट में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे और करते रहते हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि इंस्टीट्यूशंस आपकी डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए काम करते हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए और भी सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। लेकिन ये जितने भी एफर्ट्स हैं, ये तभी फलीभूत होंगे जब आप अपने ऊपर काम करें। So please invest some amount of time, some amount of effort in improving your language proficiency, particularly English proficiency, so that you can survive and thrive in due course of time. कितना अच्छा हमें स्टूडेंट्स आंसर मिला कि जो यूनिवर्सिटी की अवार्डेड डिग्री है, ये एक वो चिराग है जिससे आप पूरी दुनिया में रोशनी कर सकते हैं, लीगली एंटाइटल्ड हैं, और कितनी बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको पता है कि जब चंद्रयान 3 की सक्सेस हुई तो उसका सेलिब्रेशन उन साइंटिस्ट से ज्यादा उन कॉमन मैन ने किया कि जो आपको सड़कों पे नजर आते हैं, और वो सेलिब्रेशन पूरे इंडिया के लिए था। तो अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सर से करते हैं कि सर किस तरह से कोई भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करने वाला स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को नेशनल और इंटरनेशनल मिशन के साथ खुद को एसोसिएट कर सकता है? देखिए, जो नेशनल और इंटरनेशनल मिशन की बात है, सारी मिशंस आपकी वजह से ही तैयार होती हैं। आप ही तय करते हैं कौन सा मिशन है। अभी यूनाइटेड नेशंस ने एक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स दिए। उन 17 गोल्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक गोल ये भी है कि भूख को मिटाना है, एक गोल ये भी है कि पीने का पानी उपलब्ध होना है, एक गोल ये भी है कि सबके लिए मकान होना है, एक गोल ये भी है कि
जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है, पानी के नीचे की जिंदगी, पानी के ऊपर की जिंदगी और पूरा वातावरण, ये सब सुदृढ़ रहना चाहिए। तो ये सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल मिशंस हैं, वी आर द वंस हु डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द मिशन। सो द चैलेंजेस यू नो बेटर। आप ऐसे किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं, इसी समाज से निकल करके आए हैं। आपको मालूम है कि इस देश और समाज की क्या समस्याएं हैं, इस पूरी सभ्यता की क्या समस्याएं हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए यदि आप अपने जो भी आपको पढ़ाया जाता, जो आपकी क्षमताएं विकसित की जाती, यदि आप उन क्षमता पे काम करेंगे तो आपका अलाइनमेंट अपने आप नेशनल और इंटरनेशनल मिशन के साथ होगा। कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये सब जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो नाना प्रकार के बजवर्ड्स क्रिएट करते हैं और उसको सेल करते हैं बिकॉज दे हैव सेलेबिलिटी। अब आपको एक क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करें तो क्लाइमेट चेंज एज ए वर्ड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। देयर इज नोबडी हु डजंट अंडरस्टैंड। कोई ऐसा यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो क्लाइमेट चेंज को ना समझता हो। आपको मालूम है कि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, आपको मालूम है कि बेमौसम बरसात हो जाती है, आपको मालूम है कि बेमौसम आंधी आ जाती, आपको मालूम है कि जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ती। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मालूम है। तो ये जो अलाइनमेंट की बात है, जो मिशन की बात है, नेशनल या ग्लोबल मिशन की बात है, दैट इज एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमैनिटी। हर चीज मानवता के चारों तरफ है। तो हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आप लोग उस स्टेज पे आ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करिए और आपके चारों तरफ, आपके परिवेश में जो कुछ भी आपको दिखता है, वट एवर यू सी अराउंड, ट्राई टू take it as a challenge and try to find the solution for the problems around you. If you try to find the solution for the problems, say maybe it could be a problem of the vehicular pollution, it could be problem of the say traffic jam in a particular location, it could be a problem pertaining to the landslide, it could be a problem pertaining to the digital gap, digital connectivity gap which is there. So you have to find the solution to the problems which you know better. If we propose some problems and ask you to get engaged on those problems, I have been doing it since last 15 months. I have tried my level best to put every institution for the job, and I've told them please identify some sustainable development goals. उसमें होता क्या है कि वो 2 गोल 3 गोल यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी के नाम पे भेज देते हैं, बट आई रेयरली फाइंड एनी इंस्टीट्यूशन व्हिच इज पैशनेटली परसुइंग, जो कि पूरे मनोयोग से उसके ऊपर काम कर रहे हो। जैसे आपने तय किया कि मुझे पीने का पानी देना है और साफ पानी देना है, तो पीने के पानी के लिए जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको आप ट्रांसफॉर्म करें, उनको रिफॉर्म करें, एफिशिएंट प्रोसेसेस बनाएं। तो आपके पास अपने आप आपने एक नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट किया। सो माय एडवाइस टू यू ऑल इज प्लीज लुक एट द चैलेंजेस अराउंड यू। As an individual, you cannot provide solution to all the problems, but you can definitely appreciate the problems. You can work out yourself at your end, and with the help of your team members, and try to find the solutions to the problems which the humanity is facing, you are facing, your colleagues are facing. Try to find the solutions. Your goals will automatically be aligned, your efforts will be aligned to the problem solution. So you will be automatically getting aligned with the missions, whether described at a national level or international level. It's not something which is coming out of blue. It is something which we have created. We have the problems around us. We should find the solutions to the problems. अब बीटेक के प्रोजेक्ट होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होते हैं। अगर 60 का अगर क्लास है तो ऑन एन एवरेज 4 का अगर बैच बनाते होंगे तो कम से कम 15 बैच बनते होंगे। 15 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। ज्यादातर क्या होता है, वही स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम आती रहती है, वही प्रॉब्लम्स घुमा फिरा करके रिपीट करके दे दी जाती हैं, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के सामने एक चैलेंज है, हमें हर साल 15-16 बैच, 20 बैच, 30 बैच को प्रोजेक्ट कराना है। अब ये जो 30 बैच के प्रोजेक्ट हैं, अब इंस्टीट्यूशन की क्रिएटिविटी तो बहुत लिमिटेड है, जो टीचर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, वो धीरे धीरे वो भी स्टेल हो जाते हैं। सो हु हैज टू कम फॉरवर्ड? यू हैव टू कम फॉरवर्ड। आपको देखना चाहिए कि आप किसी हैंडीकैप के लिए कुछ बना सकते हैं, आप किसी दूसरी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, आप किसी खेत में काम करने वाले किसान के लिए कुछ बना सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसके समाधान में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा ही होगा। तो इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, try to find out the challenges which you and your other members of the humanity are facing. You will be getting automatically aligned with the missions stated at a national and international level. थैंक यू सर। स्टूडेंट, ये बात भी एक रियल है कि
हर एक स्टूडेंट के माँ-बाप, उनके गार्जियन के दिल में सपने होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कामयाब होंगे। लेकिन जब इंडस्ट्री से इंटरेक्शन होता है, तो सबका इवैल्यूएशन बराबर नहीं होता, सबकी रेटिंग बराबर नहीं होती और सब स्टूडेंट का स्किल सेट एक जैसा नहीं होता। तो कहीं न कहीं उस वक़्त पर स्टूडेंट को ये फ़ील होता है कि मैंने इस स्किल को नहीं सीखा या इसकी ज़रूरत थी और वो उस एजुकेशन के पीरियड में मुझसे मिस हो गया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो गार्जियन की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से कलेक्टिवली सर ये क्वेश्चन रेज होता है कि वो कौन से स्किल सेट हैं जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को अपनी ऑनगोइंग एजुकेशन में हासिल करने चाहिए ताकि जब वो कल इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करते हैं प्लेसमेंट के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं कि कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी इंटरव्यूअर यदि आपको रिजेक्ट करता है तो आप नकारे नहीं हैं। यू आर नॉट ए यूजलेस एंटिटी. You may have potential which somebody sitting on the other side of the table has failed to appreciate and recognize. Have confidence in yourself. As far as the skill sets are concerned, the kind of competencies and capabilities which are required by A, B, C, D, E, F, Z industry organizations and industries, they are all varying. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि यूनिफॉर्म होगी। आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आपके पास अच्छे से प्रेजेंटेशन के तरीके होने चाहिए, आपकी एक पर्सनैलिटी में एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, प्लीजिंग प्रेजेंटेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास ऐसी सारे एट्रीब्यूट्स जो आपको मालूम है वो सब आपके अंदर है। तो पहले तो इस धारणा से निकल आइए कि अगर किसी कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप नकारे हो गए। You have your worth. Try to prove your worth. Try to find out the suitable organization which really appreciates and recognizes your capability. Say, if I fail to appreciate and accept somebody, that doesn't mean that I am nobody to judge. I am nobody to pass a remark that you are a useless entity. आप useless थोड़ी हो गए। अगर कोई बिहार का बच्चा है, अगर उसके टोन में बिहारी वहां की एक टोन है, इसी तरह कोई नॉर्थ ईस्ट का है, उसकी भी एक टोन है, कोई बंगाल का है तो उसकी एक टोन है, उसकी एक एक्सेंट है। तो वो एक्सेंट में अगर बात करता है और एक अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है तो क्या दोनों में कॉम्पिटेंस में कोई गैप है? कॉम्पिटेंस में कोई गैप नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपको दिखती हैं, जिनके आधार पर आप निर्णय लेते हैं कि मेरी स्किल कमजोर है, इसकी स्किल अच्छी है, ये सारी जो चीजें हैं, पहले तो आपको इस धारणा से निकलना है कि आप किसी से इंफीरियर हैं। पहले अपने आप को एक दूसरे के कंपेरेबल मानिए। आपको अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। आपको सब मालूम है, ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सेंसिटाइज कर रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालना ये मेरी जिम्मेदारी है। As a teacher, it is my responsibility that I should empower you with all kind of confidence. You should have confidence in yourself. अपने पे भरोसा करिए, आपकी क्षमताएं असीम हैं। आप अपनी जो भी स्किल सेट्स आपको दिखती हैं, आपको लगता है कि किसी सिलेक्शन प्रोसेस में आप रिटर्न नहीं कर पाए, इसलिए आपका रिजेक्शन हो गया, तो इंप्रूव कर लीजिए। व्हाट इज रॉकेट साइंस इन इट? ये कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? आपकी जो रिटर्न में परफॉर्मेंस ठीक नहीं आई, आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू में जब मैं वर्बली प्रेजेंट कर रहा था तो उसमें कुछ गैप रह गए, तो उसको इंप्रूव कर लीजिए। सी, let's come at a conclusion that every individual is a unique, every individual is having competency. It all depends upon what kind of competencies are being expected by the person sitting on the other side. सबकी अपनी अपनी अलग होगी। कोई एक सेल्स की जॉब के लिए ढूंढ रहा होगा तो वो तो ऐसा ढूंढेगा जो कि अपने आप को भी बेच के आ जाए, वैसे ही ढूंढेगा ना। कोई रिसर्च के लिए ढूंढ रहा होगा तो बहुत सीरियस व्यक्ति को ढूंढेगा कि जिसका नॉलेज बेस भी अच्छा हो, जिसकी एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी हो और वो सारी चीजों को कॉम्प्रहेंड कर सकता हो ठीक से। इसी तरह से जो भी नेचर ऑफ जॉब्स हैं बदलते रहते हैं, आपको अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से अपने जॉब्स ढूंढने चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका दोस्त है कोई, वो बहुत बोलने में बहुत तेज है, तो वो तो मार्केटिंग और उसको घूमने का भी बहुत शौक है, तो मार्केटिंग के लिए बहुत सूट करता। लेकिन अगर कोई एक बच्चा है जो कि बोलने में तो तेज है लेकिन घूमना नहीं चाहता, उसको ट्रेवल करने में बहुत रिजर्वेशंस हैं, उसको बड़ी दिक्कत होती है, तो उसको मार्केटिंग का जॉब नहीं लेना चाहिए, उसको कोई डेस्क जॉब पकड़ना चाहिए जहां पर उसके बोलने का काम उसको मदद करे। तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी जॉब प्रोफाइल बनानी चाहिए और अपने को डेवलप करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो माँ बाप को अपने बच्चों को किसी तरह से कमजोर समझना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसको एम्पावर करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं और वो करेगा। हर बच्चा अपने आप में सक्षम है।
तो स्किल सेट्स की जहां तक बात है, वी एज ए इंस्टीट्यूशन cannot decide that these skills are going to survive and going to help you in your survival. Who are we? How can we decide? आज हमें नहीं मालूम ना कि कल को क्या समस्या होगी. अभी आपने उत्तरकाशी में देखा, एक टनल बनाई जा रही थी, बैठ गई एकदम से. ये तो किसी ने फोर्स ही नहीं किया था. इस अनफोर्सीन सिचुएशन का कोई टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं है. इतने दिन से इतने बड़े बड़े काम होते रहे, फिर वो 6 आदमी आए जिन्होंने जो हाथ से खोदते थे और वो खोद करके निकालना है सारा. तो एक प्रश्न ये भी बनता ना कि ये तो किसी ने, आपने इतना पैसा खराब कर दिया, इतने मैंडेज खराब कर दिए, इतने मैन आवर खराब हो गए, इतनी कॉम्पिटेंस वेस्ट चली गई, लेकिन निकला वो उन 6 लोगों से जो कि बहुत मतलब बड़ा साधारण सा काम था, है ना. तो ये तो समस्याएं, जो आप जिन समस्याओं से चिंतित होते हैं, जो माँ बाप परेशान रहते हैं, उनको अपने बच्चों को सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए और आपके किसी प्रकार का अवगुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए. आपके कोई गलत शौक नहीं होने चाहिए. आपके जो जिन चीजों, गलत का मतलब, गलत के भी बहुत रेफरेंसेस हैं. आज की जनरेशन बहुत जल्दी चैलेंज करती है कि आप इसको गलत कह रहे हैं, मेरे लिए तो ठीक है. तो जिन चीजों को कई पीढ़ियों ने गलत कहा है, उसको गलत मान लीजिए, उसकी विवेचना मत करिए. वो बहुत मतलब सुखद स्थिति नहीं है, क्योंकि उस विवेचना में कहीं ना कहीं आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से उन चीजों को गलत कहा गया. तो जो गलत है, गलत संगत ना हो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपकी दिनचर्या ठीक हो, आप संयमित हो, अनुशासित हो और अपने गोल्स तय कर रखे हो आपने, आपको कोई नहीं पीछे रख सकता. सो ट्राई टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. स्किल, इंप्रूव योर ऑल स्किल्स व्हिच आर relevant for you. Do not copy the skills which are relevant for your colleague. आपके दोस्त के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो. So try to identify the skill gaps, try to identify the weaknesses which you have, make your own strength analysis, weakness analysis, and then only move further. There will be no problem at all. Have confidence in yourself. बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम कि जो भी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं. और जो आज गाइडेंस मिल रहा है, स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहें. जैसे ही सर के इंस्ट्रक्शन होंगे, हम आपसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे. एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग. तो ये जो सर ने आज एग्जाम्पल बताया कि जो उत्तरकाशी में 6 लोगों ने निकाली और बाकी और लोग उसमें फेल्योर हासिल कर पाए, उन्होंने कामयाबी हासिल की. तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो एजुकेशन में है कि जो करके सीखी जा सकती है. और ये वही पैरामीटर है जो वीएमएसपी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सभी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन को ये सिखा रही है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल है वो सबसे बेहतर है स्टूडेंट के लिए. और लर्निंग बाय डूइंग ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है. तो सर, बीइंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो क्या स्ट्रेटजीज और मेथड हो सकते हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए? See, as a affiliated institution of the university, I'll expect everybody to have a unique problem to solve. अगर यहाँ 150 बच्चे बैठे हैं, आप take 15 days time, assign them a unique problem to find the solution to it. I'm confident that they will not be in a position to give you complete solution, but let them march forward. उनको आगे बढ़ने दीजिए. And if they are unable to solve it, pass it on to the next set of students which is down the line. एज ए आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की. एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उसका जो मेथोडोलॉजी है उसमें हम लोग कमजोर रह जाते हैं. जैसे ये 2 बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, 3 उधर बैठी हुई हैं. इन पांचों के पास अगर 5 प्रॉब्लम अलग अलग, तो पांचों का अपना चैलेंज है, ये अपना अपना सोल्यूशन ढूंढेंगे. तो मेरे हिसाब से इस इंस्टीट्यूशन को, आई विश इफ दिस गेट्स फ्रक्टिफाइड, अगर ऐसा हो पाता है तो, कि आप जितने बच्चे हैं आपके पास, सबको एक यूनिक प्रॉब्लम दीजिए. स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हों, उनको टारगेट करके यूनिक प्रॉब्लम्स असाइन करिए. एक बच्चे को एक प्रॉब्लम दीजिए. अगर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको तोड़ दीजिए 5 टुकड़े में. वो एज ए एकेडमिक्स वी कैन डू इट. हमें मालूम है एज ए टीचर हाउ टू क्रिएट ए प्रॉब्लम. आप उन प्रॉब्लम्स को इनको दीजिए, ये अपने आप खुद समाधान ढूंढेंगे. ये बाजार में जाएंगे. अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि हमारे को बाजार में कैसे सामान मिलता है. आपको अगर कहा जाए कि नट बोल्ट खरीदना है, तो आप कैसे खरीदोगे जाकर के? वो इस साइज का भी होता है, ऐसा भी होता है, बड़ा माइक्रो साइज का भी होता है. तो आपको तो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी ना. हर चीज सिखाई नहीं जाती है, हर चीज पढ़ाई भी नहीं जा सकती. सी, एज ए जो टेक्निकल एजुकेशन है या जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है या पूरा एजुकेशन सिस्टम, आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा. कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा. जो कुछ आपको पढ़ाया जाना था वो 12वीं तक पढ़ा दिया गया. अब 12वीं के बाद आपको कुछ नया नहीं बताया जाएगा, सिर्फ एप्लीकेशन बताया जाएगा.
चीजें कैसे अप्लाई करनी है। तो अब ये एप्लीकेशन का तो अपना अपना तरीका है, हर आदमी के एप्लीकेशन की अपनी एक क्रिएटिविटी है, उसकी अपनी एक संकल्पना है, वो अपने आप से सोच करके एग्जीक्यूट करता है। अब कोई भी काम एक देखते होंगे कि आप किसी भी काम को करने के हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। अब कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी और तरीके से करता है। तो ये जो आपके तरीके हैं वो तय करते हैं कि आप दूसरे से अलग कैसे हैं। तो मेरा आप सबको विशेष करके इस संस्था से ये अनुरोध है कि आपके पास जितने भी छात्र पढ़ते हों, कोशिश करें कि हर छात्र के पास एक यूनिक प्रॉब्लम हो सॉल्व करने की। अगर आप शुरू में सबको नहीं दे सकते तो 2-2 का ग्रुप बनाइए, 2 से ज्यादा का ग्रुप मत बनाइए, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती। 3 के ग्रुप में 1 बच्चा काम करता, 2 सिर्फ खाली होते। वो उसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। उसको मालूम है कि इन 2 के बिना तो मेरी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं होगी। अगर 3 का ग्रुप बनता है, 1 काम करेगा, बाकी 2 डोरमेंट होंगे। तो आप कोशिश करें हर बच्चे के पास एक यूनिक प्रॉब्लम हो, अपने आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ जाएगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहीं लिखी हुई नहीं है, उसके कोई वीडियोस नहीं है, उसका कोई लिटरेचर नहीं है, वो आपको ढूंढना है। जैसे अब इस रूम में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अब इसका हॉल को अगर और लंबा कर देते तो हो सकता है और प्रॉब्लम होती। आपने यदि मैं अभी टनल की फिर से बात करता हूं, जो लोग उसके अंदर गए थे, जिनको रैट माइनर कहा है, बहुत अच्छा शब्द निकल के आया, तो ये जो उनको कहा गया, वो कहते थे आधे घंटे 1 घंटे से आधे घंटे से ज्यादा ना रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो अंडरग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं वहां वेंटिलेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सोल्यूशन निकालने दीजिए। आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर कम से कम 500 1000 प्रॉब्लम्स हैं, आप उनका सोल्यूशन निकालने दीजिए। मैं आपके यहाँ अभी लास्ट में जब आपके स्पोर्ट्स चल रहे थे, इंटर कॉलेजिएट खो खो कॉम्पिटिशन था, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक पोल था वो उखड़ गया नीचे से। तो जब वो पोल उखड़ गया तो उसको तुरंत लगाया गया, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, मैनेजमेंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, ऑन गार्ड रहता है, तुरंत वो वेल्डिंग होकर के तैयार हो गया। लेकिन वो उखड़ा क्यों? ऐसी कौन सी चीज थी जो कि आपसे मिस हो गई? कहीं ना कहीं आप उन चीजों से आपने उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं था कि लड़का इसको पकड़ के इतनी बार घूमेगा। एक बार घूमेगा 45 किलो का लड़का, एक बार घूमेगा 60 किलो का लड़का, एक बार घूमेगा 70 किलो का लड़का, तो हर एक बार का मोमेंटम अलग होगा ना। तो वो तो असेसमेंट ही नहीं हुआ। वो एक आया, उसने कहा गया उसको कि तुम इसको नीचे से वेल्ड कर दो, उसने वेल्ड कर दिया। तो प्रॉब्लम्स आपके पास हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यदि ये इंस्टीट्यूशन अपने आप ईमानदारी के साथ में हर बच्चे को एंगेज कर देगा, तो माई पर्पज वुड बी फुलफिल्ड and I'll be one of the most happiest person if everybody is trying to find the solution to a unique problem. I don't expect you to give me the solution. I expect you to remain engaged for finding out the solution. That will be fulfilling the purpose. थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हैं? Yeah, Mehak ma'am, please help in this regard. जी। Let us see how many of them can ask questions. Good afternoon, sir. So myself Mrityunjay. I'm from second year BTech AIML. So my question is, what is the main importance of AIML, sir? Good. So my question is, what is the main importance of moral values and the ethical identity one student or any corporate should have with this competitive world in today's modern era? What is the main importance of moral values? See, every value system will be empowering you. Every value system will be empowering you. Empowerment means that gives you confidence. Suppose you don't smoke. At this age, your colleagues will say, अरे बेकार है ये लड़का. If you don't take tea, वो कहेंगे इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ जाके ये चाय भी नहीं पिएगा, ना पिएगा ना पिलाएगा. लेकिन आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि आपको टी टोटलर रहना है. आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि आपको लिकर नहीं टच करना. आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि आपको स्मोक नहीं करना. आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि आपको अपने लाइफ के जो प्रायोरिटीज हैं उसमें फैमिली को प्रायोरिटी पे रखना है. आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि आपके वैल्यू सिस्टम में आपके फ्रेंड्स प्रायोरिटी पे हैं. आपके वैल्यू सिस्टम में कोई कुछ और भी तय हो सकता है. तो ये जो वैल्यू सिस्टम है ये एक डिटरेंट है. ये आपके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करता है. जब आप कंस्ट्रेंट्स में जीते हैं तो आप अपने आप में बहुत ताकतवर होते हैं.
आप देखते हैं ना, जो आदमी, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो जाड़े में भी कपड़े नहीं, वूलन क्लोथ्स नहीं पहनते, तो उनकी जो बॉडी है ना, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो टॉलरेंस लेवल है, अपने आप वहां तक पहुंच जाती। तो ये जो आप में जो जो भी आप चाहे वो मॉरल वैल्यूज कहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स कहिए, एथिकल वैल्यूज कहिए, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है, आपको तय करना है कि आपके जीवन के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या खराब है। और मैं फिर से वही बात कहूंगा, जिस चीज को पीढ़ियों से खराब कहा जा रहा, उसको खराब मान लीजिए, उसकी समीक्षा मत करिए, अपनी ऊर्जा नष्ट मत करिए। आपको बहुत कुछ है करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग रोज शाम को ड्रिंक नहीं करते, वो इस दुनिया में अच्छा नहीं कर पाते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो ड्रिंक करते हैं वो अच्छा कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो बहुत सारे इस उम्र में बहुत सारे आपके जो है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शंस से आपको दूर रहना है, आपको अपना जीवन में अनुशासन लाना है, आपको अपने जीवन के लिए जो कुछ जरूरी है वो आप जानते हैं, आपका दोस्त नहीं जानता। आपको मालूम है कि आप किस परिवेश से निकल के आए, उस परिवेश के हिसाब से आपका एक वैल्यू सिस्टम बना। आपके बहुत सारे ऐसे घरों के बच्चे होंगे जिन्होंने कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं देखी होगी, मूवी नहीं देखी होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसे रिमोट एरियाज से आते हैं, उन्होंने बहुत सारी आज की जो शहरी क्षेत्र की जो शहरी सभ्यता है उसकी बहुत सारी सुविधाएं नहीं देखी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कमजोर हो गए। उनके वैल्यू सिस्टम में उन चीजों को वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो एक तो हुआ फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा हुआ कि उनकी इनहेरेंट वो इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसने जो कुछ किया ही नहीं, फिर उसको लगता कि मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा। व्हाट इज द नीड। आप देखते होंगे बहुत सारे आजकल जो है लाइफ स्टाइल में डिसऑर्डर्स होते हैं। वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के पीछे हम आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। एक तरफ आप रात में 3 बजे तक जगेंगे, उसके बाद सुबह 11-12 बजे तक सोएंगे। स्वाभाविक है कि शरीर की जो क्षमता है वो तो सीमित है ना। तो आपके जो वैल्यू सिस्टम है, चाहे वो मॉरलिटी को लेकर के हो, चाहे वो एक्सटर्नली इम्पोज्ड एथिक्स को लेकर के हो, वो आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स देता है, और वो कंस्ट्रेंट्स आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो आप अपने वैल्यू सिस्टम्स पे पहली चीज कॉन्फिडेंस रखिए, अपने जहां से आप निकल के आए उसका एक प्राइड रखिए, और जिस सिस्टम में है उसको उसका भी प्राइड रखिए। अपने को किसी से इंफीरियर मत मानिए। इफ आपने अगर अपने आप को किसी से कमजोर नहीं माना, तो दूसरा कोई आपको कमजोर कर ही नहीं सकता। आप कमजोर तभी होंगे जब दूसरे से आप अपने आप को कमजोर मानेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी सवाल पूछिएगा। सवाल पूछने का आशय ये नहीं है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है। मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। मेरी अपनी बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सुन करके अपने को अपडेट करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की पीढ़ी जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, या मेरे संस्थाओं के ऊपर है, या मेरी संस्था के शिक्षकों के ऊपर है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके लिए मैं आपके साथ में फेस टू फेस कर रहा हूं। सो एंजॉय योर वैल्यू सिस्टम। डू नॉट ट्राई टू कॉपी, डू नॉट ट्राई टू इमिटेट। नकल मत करिए, अपने में प्राइड फील करिए। जो अच्छा देखिए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सेप्टेंस के पीछे आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए। किसी दूसरे को एनालिसिस को मत एक्सेप्ट करिए, अपना एनालाइज करिए। आपको ठीक लगता है करिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यस वजह सर, ऑन द राइट साइड। Hello. Good afternoon, sir. I am Adarsh Anand, a first year student. सर मेरा क्वेश्चन आपके बारे में है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन से ट्रेड्स थे जिससे आप जहाँ पे हैं आज, आपको उस पोजीशन तक पहुँचाया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक समय पे आप भी स्टूडेंट होंगे, और शायद आपने भी ऐसा सोचा होगा कि मेरा फ्यूचर शायद अनसर्टेन है, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो मैं बस आपसे एक वो रोड मैप, या फिर रोड मैप भी नहीं, बस आपको वो ट्रेड्स जानना चाहता हूँ कि मैं उसको अपने अंदर लूं। जो जैसे कि मैं आज जैसे स्टेज के नीचे हूँ, तो मैं आगे चल के स्टेज के ऊपर हूँ। मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या था। मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। मुझे नहीं मालूम कैसे ये सब चीजें होती गई, और ये आपके जीवन में भी होती जाएंगी। आप अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार रहिए। आपके सामने जो दिख रहा है, जो आपको करना है, उसको ईमानदारी के साथ में करिए, निष्ठा के साथ में करिए। आपकी प्रतिभा का, आपकी मेधा का सम्मान करने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। Have confidence in yourself. I am repeating some of these phrases again and again just to make you understand. Keep on doing whatever is before you to the best of your capability. None of the systems, none of the organizations, none of the communities are good or bad. It's we who decide what
what is bad. If you presume that this thing is good, that will be good. If you presume that this is bad, that will be bad. There could be certain data points which will help you in taking the decision. लेकिन आपने अगर तय कर लिया कि मेरे को ये काम नहीं करना है, तो वो नहीं होगा. अगर आपने तय कर लिया मुझे ये करना है, तो वो होगा. और एक और चीज आती है कि आपको कौन रिकॉग्नाइज करेगा. तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी सभ्यता है. देयर इज समबडी हु इज कीपिंग आई ऑन व्हाट यू आर डूइंग. So have confidence in yourself. I do not have any straightway answer to your question because it's a long journey. I also started as I might have been kid at some point of time, which I do not remember. Parents might have nurtured me. The school teachers might have nurtured me. Certain things would have captivated me. Certain things I would have liked certain things. I would have developed certain traits. Based on whatever interactions I had with the outside world, I could have developed certain lifestyle. I could have started marching on that. Some of the things would have been in my reach. Some of the things might have not been in my reach. So whatever is there in front of you, accept it as such and keep on doing whatever is available to you today. आज की तारीख में आपके पास जो करने को है वो करिए ईमानदारी के साथ. आगे का रास्ता अपने आप बनता जाएगा. जैसे मैंने कहा, जैसे आप सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं, आज फर्स्ट ईयर में हो, कल सेकंड ईयर में होगे, थर्ड ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर में जाओगे, तो जैसे जैसे एक एक पायदान ऊपर चढ़ोगे आपकी दृष्टि बढ़ती चली जाएगी. आज फर्स्ट ईयर में हो, आपको सेकंड ईयर वाले बड़े यूनिक लगते होंगे, फाइनल ईयर के बच्चे बहुत यूनिक लगते होंगे. किसी को 45 लाख का पैकेज लग गया, 50 लाख का पैकेज लग गया, आपको बड़ा यूनिक लगता होगा. आप भी धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको सब हकीकत समझ में आने लगेगी. सच्चाई को जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, आपका आज की डेट में दायित्व है, और मेरा भी दायित्व है कि मैं अपने धर्म को, अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को ईमानदारी के साथ में निभाऊं. आपका भी दायित्व है कि आपको जो दिया गया है, आज आपके माँ बाप ने, आपने खुद से अपने आप के सामने एक चैलेंज रखा कि आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, आप लीजिए. आपको क्यों सोचना कि आपका 5 साल बाद क्या होगा? किसी को क्या पता कि क्या होगा 5 साल बाद. आज हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये थोड़ी मालूम था कि आज 29 तारीख को हमारी आपकी बातचीत होगी इस तरह से. तो ये तो समय के साथ अपने आप होता जाएगा. तो जैसे जितना दिखता जाता है, आगे बढ़ते रहिए, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. पता नहीं मंजिल भी क्या है, वो भी बदलती रहेगी. ये निश्चित नहीं है कि आज जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये गोल है, यही गोल आपका रहेगा. फाइनल ईयर में जाते जाते गोल्स बहुत बदल चुके होंगे. फिर पहली जॉब के बाद फिर आपका गोल बदल जाएगा. तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इट्स ऑल ट्रांजिएंट. ये आपको देखना है कि आप बिना हिचकोले लिए हुए कैसे अपनी जर्नी पे चलते रहें. उसके लिए आपको अपने अंदर एक अनुशासन, संयम और किसी भी बुरी चीज जिसको आपने बुरा माना है उसको अपने अंदर मत आने दीजिए. कोई दिक्कत नहीं. कीप ऑन मार्चिंग फॉरवर्ड. Yes, student, next question. Good afternoon, sir. My name is Kashish Gaur and I am pursuing BTech in Computer Science. So my question is, what are the relevancy of non-technical skills for a BTech student? How much those skills are important to us and how we can develop that skills? Thank you. See, you are talking about the skill and about the, if I understand it correctly, you are referring to the certain subjects which are being taught, which are not part of your curriculum, certain expectations which are not at all trainable, जिसकी कि हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते. आप उन चीजों की बात कर रही होंगी. तो जो चीजें आपके सिलेबस, आपके करिकुलम से अलग हैं, वो आपकी लाइफ को होलसम बनाती. आप लाइफ को होलसम एक बीटेक की डिग्री नहीं बनाएगी. आपकी बीटेक की डिग्री में आपके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं. ये पूरे कॉम्प्रहेंसिवली आपकी एक कैपेबिलिटी जनरेट करने का प्रयास है. आपके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसी डालने का प्रयास है. अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, आपको एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ाई जाएगी, आपको कुछ एथिक्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको कोई कंप्यूटर साइंस से अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे जिनका आपको लगता होगा कि ये क्यों पढ़ाए जाते हैं. अब एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा अगर वो जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हैंडल करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सिर्फ एक इंजीनियरिंग नहीं लगती, उसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती हैं. सो आपका एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड डेवलप करने का भी प्रयास होता है. इसी तरह से लाइफ में जो आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर आप दोनों को लेकर के चलेंगे तो जब दोनों इकट्ठी होंगी, दोनों में जब कोहेरेंस होगा, तभी आपकी पर्सनैलिटी होलसम होगी.
आपने जैसे आप सपोज करिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आई एम वेयरिंग ए सूट, आई एम वेयरिंग ए टाई, सो दिस माइट बी मेकिंग माई पर्सनैलिटी pleasant, it might be making me effective for the sake of presentation, it might be suiting to my role which I am playing. So this has, nobody has taught me this. So there are so many things which you learn from the surroundings, there are so many traits which you acquire from the surroundings, there are so many things which you will be accepting as such in course of your marching forward. जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत से, जैसे आपने कहा कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ हिस्ट्री टू मी, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ से दिस ज्योग्राफी टू मी, लेकिन ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, आपकी साइकोलॉजी की, आपकी फिलॉसफी की, उसकी अपनी रिलेवेंस है। आपकी कोई भी इंजीनियरिंग, कोई भी साइंस, ये हम लोग मैथमेटिक्स से एनालिसिस, एनालिटिकल टूल्स के माध्यम से आपको बहुत बड़े-बड़े सब्जेक्ट सब दे देते हैं। आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, लेकिन आप देख कंप्यूटर साइंस की हैं तो आपको मालूम है कि संस्कृत इज द क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर इवोल्यूशन। जो कंप्यूटर साइंस का आज का इवोल्यूशन है उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संस्कृत एज ए लैंग्वेज, उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी थी, वो कैपेबिलिटी है जो कि कंप्यूटर साइंस की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको रिजेंबल करती है। तो ये जो आपके लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, या जो हमारे समाज आपको सिखाता है या दिखाता है, उसकी अपनी भूमिका है, वो आपके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती है। तो आपके व्यक्तित्व की संपूर्णता के लिए जितना आपके पाठ्यक्रम की रेलेवेंस है, उसका औचित्य है, उतना ही रेलेवेंस आपकी उन चीजों का भी है जो कि आप परिवेश से उठाते हैं या परिवेश से सीखते हैं। So try to have the acceptability for anything which suits you, and that will make your personality wholesome. And do not have any kind of repulsion. ये repulsion नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स, ये ज्योग्राफी वाले कमजोर होते हैं, ये जो लोग आर्ट और लिटरेचर पढ़ते हैं वो कमजोर होते हैं। अल्टीमेटली तो आप उन्हीं के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। आज आप इतना बड़ा मीडिया का, जर्नलिज्म का एक इतना बड़ा सेक्टर है, आप देखते हैं हर आदमी जो है डिजिटल मीडिया में आना चाहता है, वो अपनी वो ओरेटरी से आना चाहता है, कोई अपनी लिखावट से आना चाहता है, कोई अपने प्रेजेंटेशन से आना चाहता है। तो ये सारी चीजें कोई किताबों में नहीं लिखी हुई हैं, ये तो आपकी पर्सनैलिटी को होलसम बनाने में टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल डोमेन की भी उतनी ही रेलेवेंस है, उसका सम्मान करिए। एंड कोई भी लोग जो आपके सामने बैठे हैं, इनमें किसी में कोई सब्जेक्ट डोमेन के अलावा ही सब आज काम कर रहे हैं। आपके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, आज वो कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते होंगे, अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसको पढ़ाते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, इनका काम उसके बिना भी शायद चल जाए, लेकिन इनको एडमिनिस्टर करना है, जिसको एडमिनिस्टर करना है उसकी अलग एक्सपेक्टेशंस है। तो उसको बहुत सारे, अब मान लीजिए कि कोई कहीं पे कोई दंगा हो जाता है, तो वहां पर दंगे को किसी किताब के सोल्यूशन, लिखे हुए प्रोसेस से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। वहां आपको ह्यूमन सेंटिमेंट को समझना है, वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां की जो सोशल डायनामिक्स है उसको समझना है, वहां की जो इकोनॉमिक्स है उसको समझना है। तो ये सारी चीजें आपको एम्पावर करती हैं, आपके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती हैं, इसलिए उसको स्वीकार करते रहिए। Yes, next question, please. Good afternoon, sir. Sir, I am Disha Garg and currently pursuing BTech CSE first year. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एथिकल और अनएथिकल थिंग्स के बीच में एक छोटी सी और पतली सी लकीर होती है। तो सर, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम क्रॉस चेक कर सकें कि हम सही हैं या गलत हैं? थैंक यू। कि वैसे तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। जिसको आपने एथिकल कहा, आपने अनएथिकल कहा, तो अनएथिकल के पीछे आपके कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, जो जिसको आप एथिकल मानती हैं वो आपके डेटा, एथिकल के डेटा पॉइंट्स होंगे। तो जो अनएथिकल है उसको अनएथिकल मानते रहिए, वो थिन बाउंड्री को क्यों क्रॉस करना चाहते हैं? सो इफ यू आर कंसीडरिंग समथिंग टू बी अनएथिकल, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट विल बिकम एथिकल फॉर यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? इट विल नेवर बी एथिकल. Because ethical or unethical, these are the two words which you have coined or we have coined, and everybody has got his or her own connotations and understanding of both the words. For somebody, doing something could be ethical, for somebody, doing something could be unethical, for the same thing. So if for you, if something is ethical, remain stick to it. Do not try to accept something which is unethical for you, despite all kind of peers asking you to treat it as ethical. That will be your mantra for success. जिस दिन आप दूसरे के कहने पर जिसको आपने अनएथिकल माना और उसको एथिकल मान लेंगे, उस दिन आपने अपने आप को खत्म कर लिया।
आपकी हो सकता है कि आपकी जो सेलेबिलिटी है उसी में लाई करती हो, बिकॉज योर अभी किसी ने वैल्यू सिस्टम की बात की, ये और एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात की, एथिकल चीजों की बात की, एथिकल एट्रीब्यूट्स की बात की, ये सब मिलते जुलते हैं। तो जिस चीज को आपने अनएथिकल माना उसको अनएथिकल ही मानिए, छोड़ दीजिए। होगा किसी के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अगर किसी के लिए करप्शन अच्छा होता है, किसी के लिए करप्शन अच्छा नहीं होता। कोई कहता नहीं हमें नहीं करना चाहिए, कोई कहता करना चाहिए, कोई कहता है थोड़े दिन की अपॉर्चुनिटी है, इसको जितना इस्तेमाल कर लो, तो वो इस्तेमाल करता है, उसको सूट करता होगा ना, तभी तो करप्शन होता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको सूट नहीं करता। अब उसके बाद ये अपना अपना वैल्यू सिस्टम है। अब किसी को लगता है नहीं मुझे ये नहीं करना तो नहीं करता। सो डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द लाइन which you presume to be a very thin line, and if that line is there, accept it. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Myself Mukul Chauhan. I am a student of BTech in mechanical third year. Sir, I have a question. Sir, जिस भाषा में बोलना है बोलो। after complete BTech degree, sir, स्टूडेंट को theoretical knowledge तो होती है, सर प्रैक्टिकल नॉलेज तो कम होती है, सर। तो मैंने तो इसीलिए कहा ना, कॉलेज के प्रिंसिपल, ये आपके डायरेक्टर भी बैठे हैं यहाँ पर, और भी टीचर्स बैठे हुए हैं सीनियर, मैंने कहा हर एक को एक एक प्रॉब्लम दे दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है चारों तरफ? आपको परिवेश में, सराउंडिंग में, इस कॉलेज में कोई प्रॉब्लम दिखती है? क्या दिखती है बताइए? अगर प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो तुम्हारी उम्र पे मुझे डाउट है। फिर तुम इतने मैच्योर हो चुके हो मेरे जैसे, मुझे सब कुछ ठीक लगता है। तुम्हें तो हर चीज में प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। तुम्हें तो यहाँ बिठाया गया इसमें भी प्रॉब्लम दिखनी चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा सुनने में भी प्रॉब्लम दिखनी चाहिए, इस पूरे जो फॉर्मेट इन्होंने बनाया उसमें भी प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। क्यों नहीं दिखती है? तो प्रॉब्लम ढूंढो। जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तुम्हें अपनी कॉम्पिटेंस को इस्तेमाल करना। ठीक है, आप जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अभी बात हुई थी, जो आपने कहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी मुझे उस पर बहुत डाउट्स हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज अगर किसी रियल एप्लीकेशन के लिए कंट्रीब्यूट ना कर पाए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज आपके किसी रियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन ना दे पाए, तो आपको उस थ्योरेटिकल नॉलेज पे भी डाउट करना चाहिए। आप तो बहुत प्राउडली कहते हो, कुछ मार्कशीट्स में नंबर आ जाते हैं, कोई डिग्री में डिवीजन से अवार्ड हो जाते हैं, उसके बेसिस पे नहीं तय हो सकता है कि आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस है जो कि उस क्वालिफिकेशन के कमेंसुरेट है। आपको अपनी जो नॉलेज है उसको किसी प्रॉब्लम पे अप्लाई करिए। आप अपने जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, जो टीचर्स हों, उनके साथ में बैठिए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। आप खुद प्रॉब्लम ढूंढिए। अभी यहां से निकलोगे बहुत प्रॉब्लम मिलेगी तुम्हें। देखो जरा सी दूर में इसी कमरे के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ये दिया जला दिया इन्होंने, 5-6 रोशनी लौ जल रही हैं, अब इतना कार्बन भी तो निकल रहा है और कमरा बंद है चारों तरफ से। अगर ये कई दिनों, कई घंटों तक लगातार चलता रहे तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा। तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है? Good afternoon, sir. I am. Okay. Hello, sir. A very good afternoon to you. I am a second-year student of computer science engineering. My question is on behalf of all the computer science students who is doing, and that topic is about hackathons. Hackathons is very important just because many people build their life and excelled in their career through hackathons. And my question is that what cooperation can we expect at university level regarding Smart India Hackathon? And as a student, how can we participate in it? What is your expectation? What is your expectation? Means what support you expect from us? Let us know the support, we will provide it. Let us say, as far as your preparation for the hackathon is concerned, that's a event, है ना? वो एक कंपटीशन है। उस तरह का कंपटीशन आपकी संस्था में, आपके पास कितने बच्चे हैं डायरेक्टर साहब? टोटल कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव? 650। सुनो भाई, ध्यान से सुनो।
तो 650 प्रॉब्लम्स यहाँ पर अगर पहले ढूंढने का काम और फिर का सोल्यूशन लेने का काम अगर किया जाएगा तो 650 से ज्यादा प्रॉब्लम्स के कॉम्पिटिटर्स इसी कैंपस में है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? So about 45. 5. So each one of you should work on a unique problem and try to find the solution. So that brings a disruption in your thought process. Ultimately, hackathon क्या है? Hackathon is only a name which has been assigned to a certain competition and that has gained popularity. And we presume that there are a lot of solutions coming out from the hackathon because the young minds are trying to find out the solutions to the problems. But the problem statement, if all 45 of you decide to find the solution to a unique problem and your head of department sits with you and jots down what are the problem statements identified by each one of you. So there will be 45 problem statements and there will be 45 probable solutions to those problems. So that will prepare you for all kind of competition. See, through hackathon, what you demonstrate? You demonstrate your capability to solve a problem. That's right. So I wish the institution to take it as a work in a mission mode, assign unique problem to every one of you, and each one of you, if remains engaged for finding out the solution to a problem, rest assured you will be making yourself sellable, and there will be so many people around you who will be trying to capitalize your capabilities and potential. Yes, sir, exactly. I'm getting your point. But the हमसे thing, क्या चाहते हो वो बताओ मेरे को, specifically बताओ. Say you need monetary support, you need physical support, you need some framework to be remodeled according to that. Let me know. exactly, sir. The framework is not present. What do you I want? say is चाहते the क्या हो? framework is not there. If क्या चाहते हो उसमें ये तो बताओ. क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए वो तो बताओ ना. exactly, sir, I want to say, but बोलो, before बोलो, that, I बोलो. want to बताओ explain ना, my बोलो point. ना. So the thing is, as I have mentioned, Smart India Hackathon. So in that to participate in that event, not a student or an individual you can go. For to join there, you have to be an institute. You have to be at university. Though the तो आपने नहीं university कराया, have आपके to. यहाँ हुआ होगा. आपके यहाँ हुआ या नहीं इंटरनल इंस्टीट्यूशनल हैकाथॉन? यहाँ पे हुआ था या नहीं? So I'm in second year and I didn't see right now. तो आपको Till- कौन दूसरे उसमें ऐसा थोड़ी है कोई पर्दे के अंदर कर लेते होंगे. वो तो So खुले में ही करते So होंगे that ना. is the thing. Hype is what missing in these things. Hackathon and these type of things for a computer science engineer, that should be a very hype thing. But Do you that is want lacking. do you want to organize some event? आप कुछ करना चाहते हो? Well, if I get an opportunity, I will Yeah, I'm surely do. giving you opportunity. Make your proposal. Computer science के head कहाँ पे हैं? यहाँ पे डायरेक्टर साहब. Say you take him in confidence. Let him come out with a proposal. The university will be organizing that event for all the institutions affiliated to us. And if you wish outside institutions also to participate, we'll be happily doing it. Okay? Thank you very That's much, what sir. we can Thank you. do. स्टूडेंट्स अब हम 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसका हम कंप्लीशन सेशन की तरफ बढ़ते हैं. It's good to see you, sir. I am a BTech student of first year, and my question is: networking is important in our daily life, or we can say the future generation. What cooperation can we expect from the UTU for inter-college or inter-university See, cultural we have sessions? been organizing certain intercollegiate events और proposals अगर आपके और भी होंगे. So because ये सारे institutions ना आप अलग अलग काम करते हैं. यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक कैलेंडर है, उस एकेडमिक कैलेंडर में हम कुछ स्लॉट्स दे देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के पास ये फ्रीडम होती है कि थोड़ा बहुत तो अदला बदली कर लेते हैं. तो अगर आपको लगता है आपके कैंपस में या यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई आप इंटर कॉलेजिएट इवेंट कराना चाहते हैं, हमारी तरफ से जैसे मैंने उनके लिए कहा वैसे ही आपको भी ऑफर है. आप भी अपना एक कॉन्सेप्ट नोट बनाइए, आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम आप लोग लीड करिए. आप हमारे जो भी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास कोई सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं. हम क्या सपोर्ट करेंगे? इवेंट आप ऑर्गेनाइज करोगे, हम आपको वेन्यू दे देंगे, नाम दे देंगे, आपके उसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे. और एनुअल बेसिस पे लास्ट ईयर से हम लोगों ने एक इंटर कॉलेजिएट टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल, एक इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स एंड मतलब एथलेटिक्स मीट और इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स तो अभी हुए ही हैं. तो इस प्रकार के कुछ
गिने चुने इवेंट्स हम लोग कराते हैं, लेकिन अगर आप और कराना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बताइए। यूनिवर्सिटी का इवेंट आपके कैंपस में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी का इवेंट वहाँ भी हो सकता है। आप Sir, करिए उसको। sir, I would like to have some cultural events. हम लोग तो करेंगे। देखिए हमारा शायद इट इज समवेयर इन द एंड ऑफ द मार्च, लास्ट वीक ऑफ मार्च यू विल हैव द इंटर कॉलेजिएट। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर एंड द नेम व्हिच वी हैव गिवन दैट इज कौथिग। सो कौथिग 2024 is also scheduled, and if I remember it correctly, it is immediately after your class test, before Holi, between that period. Maybe it is 19, 20, 21 or something like that. I don't remember exactly. So that will be coming soon. Yes. Aratna. Good afternoon, sir. My name is Aradhna. I'm pursuing BTech from Computer Science Engineering. Sir, my question is based on a certain scenario which we see in foreign countries, that students who go from our country there, or who are natives of the country, they work and study together. They pay their bills and their college fees themselves. So, as a student of an Indian institute, my question is, would it be uh, exposing the students to multiple opportunities, or would it act as an hindrance to the studies? See, you will decide whether it affects your studies. You will stop doing it. As a university, we have created a framework, and we call it as a earn while learn scheme. Means you can continue making money while studying. So we have provided that regulation. Now it's up to the institution. They can engage you for software development. They can engage you for maintaining the library services. They can engage you for taking care of various office work requirements. They can engage you for repairing the laboratory equipments. Now it's up to the institution. As a university or as a regulator, we have certain limited roles to play. We have provided that regulation. Please go through the website. You will find it under the scheme section, earn while learn scheme. You can, if you find some opportunity and the institution notifies for it, get engaged. It will not be affecting your studies at all, because you will be doing it by your choice. जो चीज आप अपनी मन से करते हैं ना, वो आपकी किसी भी चीज में बाधा नहीं बनती। अगर आपके मन से कोई काम हो रहा है, तो आप उसके लिए देखते हैं, आप ना कोई प्रोग्राम आ रहा होता है तो आप उसको देखते रहते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। अगर आपके मन से कोई काम नहीं हो रहा, तो आपको 1 मिनट भी उस जगह नहीं रुकेंगे। तो अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो गेट एंगेज्ड। आई विल रिक्वेस्ट द डायरेक्टर टू रीलुक इनटू इट। आप ढूंढिए आपके यहाँ अगर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर ईआरपी डेवलपमेंट का है, कोई ऑटोमेशन का है, कोई लैब मेंटेनेंस का है, तो बच्चों को एंगेज करिए। एट ए नॉमिनल कॉस्ट यू विल बी गेटिंग इट ऑल डन। कर लीजिए उसको, ठीक है। Thank you, sir. That side somebody has stood up. कोई एक खड़े हुए थे। We can close it because I have to rush back. बोलो। गुड आफ्टरनून सर, आई एम अंकित कुमार, बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि सर आपकी क्या एडवाइस है हम सभी स्टूडेंट के लिए कि हम अपनी बुकिश नॉलेज को रिसर्च और डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट करें, और यूटीयू जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारी कैसी हेल्प कर सकती है? आपको कोई समस्या दिखती है अपने चारों तरफ? भाई नॉलेज तो अप्लाई करने से ही पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। पहले ये थर्मस आते थे, पहले ये कांच के होते थे, उसके बाद स्टील के हो गए, फिर वो कॉपर के हो गए, अब उसमें ऊपर टेम्परेचर सेंसर भी लगा दिया, देखा होगा ना। तो ये प्रोडक्ट का रिफाइनमेंट हो रहा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा। तो ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, अब कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है। कई टेक्नोलॉजी इकट्ठी हो गई, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हीट ट्रांसफर भी लगता है, उसमें आपका जो है डिजिटल डिस्प्ले भी आ गया, तो उसमें टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता है, ऐसे हाथ से रब कर दीजिए टेम्परेचर दिखने लगता है। तो ये तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप कुछ नया नहीं बना सकते तो कुछ कन्वर्जेंस करिए, उसमें आप अपनी जो बुकिश नॉलेज है उसको अप्लाई करेंगे। बुकिश नॉलेज को बुकिश क्यों बोलते हैं? वो बिना उसके तो काम चलेगा नहीं ना। क्या उसके बिना काम चलेगा क्या? कहीं से तो पढ़ोगे। तो बुकिश नॉलेज कोई आपके लिए कोई ऐसा अछूत नहीं होना चाहिए कि नहीं उसको छुएंगे ही नहीं। भाई बुकिश नॉलेज तो फंडामेंटल है, वो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी जनरेट करने का प्रयास है। आपको कुछ चीजें लिखी हुई मिलती हैं, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको अप्लाई करिए। तो इसीलिए मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा कि आपको कोई समस्या दिखती है क्या चारों तरफ? अगर दिखती है उसको सॉल्व करिए।
और उसके सॉल्यूशन में अगर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन भी, आई नो दैट दे आर कॉम्पिटेंट पीपल, ये भी सपोर्ट करेंगे, और ये नहीं करते हैं तो हम करेंगे, और अगर बहुत बड़ा होगा तो दोनों मिलके कर देंगे। ठीक है, आप प्रॉब्लम तो ढूंढिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करिए। अगली बार हम लोग यहीं पे कोई बड़ा ऐसा जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस का कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट करें, जिसमें 600-650 बच्चे अपने अपने जो आइडियाज हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। यही तो हैकाथॉन की बात कर रहे हैं। मैं हैकाथॉन कोई अलग से थोड़ी कुछ होता है, वो तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिखाने की एक प्लेटफॉर्म है कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, try to find the solution to it, and if you need some support in terms of monetary or otherwise, get in touch with your institutional administration. If they do not support, come to us. If we will ensure that they support you, if it requires our intervention, we'll definitely do that. Thank you so much, sir. देखिए, ये तो प्रोसेस बड़ा लंबा है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. So if there is, I don't think that there will be any other major query, because most of the things will be eventually boiling down at the quality of education, and the quality of education comprises of what has been taught in the classroom in the form of lectures and is to be supplemented through the laboratory exercises. तो लैब और थ्योरी दोनों मिलाकर के ही आपके पूरे करिकुलम को कॉम्प्रहेंसिवली चलाने का काम ये संस्था भी कर रही है, और यूनिवर्सिटी का मैंडेट भी है. आप लोग, आपकी जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है, उसके बेसिस पे आपको जो कुछ समस्याएं दिखती हैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करिए. मैंने आपके सामने ही इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप को कहा है कि सबको एक एक प्रॉब्लम पे इंगेज करने का काम करें. देखते हैं कितना होता है. अगर 10-20%, 30% भी कर लेंगे तो आज का डिस्कशन फ्रूटफुल हो जाएगा. कम से कम 40-50 प्रॉब्लम का भी अगर सोल्यूशन ढूंढने में बच्चे लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस नॉलेज को आप बुकिश बोल रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस में ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा, और यही आपका उद्देश्य है. आपको आप देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत हॉटकेक बन के बिकती है बाजार में. हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है. आप जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ रिड्यूस होती जा रही, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए काम कर रहा है. उनको भी मालूम है कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट जैसी मार्केट में आता है उसको दूसरा इमिटेट करके लो कॉस्ट में ले आएगा, मेरी मार्केट खत्म. फिर वो नया प्रोडक्ट ले आता, नया फीचर डालता. तो आपको इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी एजुकेशन है उसको समझने का काम करिए, अपनी समझ पैदा करिए, और अपने परिवेश में आप, देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, बहुत समस्याएं हैं, एंड यू ऑल कैन कंट्रीब्यूट. सो प्लीज एक्सेप्ट it at face value, and whatever I have said, if somebody might have misinterpreted anything, I don't have any intention of that kind. I am doing it with a very pious heart. Please accept it at face value. Do not try to find any hidden meaning behind whatever I have said during the course of this discussion. Thank you very much. Wish you all the best. Jai Hind.